हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कल स्टार्ट की थी क्लासिकल मैकेनिक्स, जो आपकी फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक है। तो इसमें अपने देखो, जो आज अपने टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कल वालों से आगे टॉपिक है, दो टॉपिक हैं और ये भी बेसिक टॉपिक है बिल्कुल। सबसे पहले नंबर पर है पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल की पोजीशन, और दूसरे नंबर पर है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनकी जो डेफिनेशन दी हुई है वो अपने करेंगे। तो पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल ये क्या है कि वैसे तो कल अपने निकाला था, लेकिन वो एक स्टेबल पार्टिकल के लिए था। ठीक है, जो प्रीवियस कल वाली वीडियो थी उसमें अपने किया था डिस्कस, जिसमें अपने आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड की कैप ये इक्वेशन निकाली थी। ये थी कि अगर मान लो कोई पार्टिकल किसी जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके लिए इक्वेशन अपने निकाली थी ये वाली। अब अपने अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसके लिए अपने कैसे करेंगे, तो वो अपने देखते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, नोट्स आपके सामने हैं। मैं पहले ही तैयार कर लेता हूँ कुछ जो थियोरेटिकल वाला काम होता है, ताकि वीडियो में काफ़ी कवर हो जाए अपना काम है। ठीक है, तो देखो, पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में गतिमान कण की स्थिति। ठीक है, जो गतिमान मोशन वाला पार्टिकल होता है वो कैसे मूव करता है, कैसे गति करता है यहाँ पर। तो अपने क्या करते हैं कि ये आपके सामने एक्स वाई और जेड, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर कार्तीय निर्देशांक है। तो इसमें अपने पास क्या है कि एक पार्टिकल लेते हैं और वो पार्टिकल की जो इनिशियल यानी प्रारंभिक स्थिति है, क्या थी, प्रारंभिक स्थिति है, जो उस कण की इनिशियल स्टेट है वो ए है, यानी पहले ए पर है। और यहां पर वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मूव कर रहा है यहां से किसकी ओर, बी की ओर। मान लो वो फाइनल जो अंतिम स्थिति है कण की, ये वाली क्या है, अंतिम स्थिति है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अंतिम स्थिति है ये वाली बी है, यहाँ पर बी पर पहुंच जाता है कण है जो अपना पार्टिकल है। ठीक है, ए से बी तक जाता है। तो अब अपने को इसकी मोशन के बारे में डिस्कस करना है। तो जब इसकी मोशन के बारे में या इसकी गति के बारे में डिस्कस करना होता है, तो यहां पर अपने क्या कुछ निकालेंगे, सबसे पहले उसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, फिर उसके बाद उसका वेग निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, फिर त्वरण यानी एक्सेलरेशन उसका फाइंड करेंगे। ये तीन चीजें अपने को यहाँ पर निकालनी है। तो बिल्कुल बेसिक चीजें, आप वैसे 11वीं क्लास में ये कर चुके हो, लेकिन फिर भी चलो अपने करते हैं। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी मैंने लिख दिया। मैंने आपको कहा हुआ है कि ऐसी थ्योरी आप जरूर लिखा करो। 12वीं क्लास में मैं बार बार बोलता था और अब भी बोलता हूँ कि ऐसी थ्योरी लिखा करो। दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम मैंने लिख रखा है। लेट वी हैव ए मूविंग पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम ए टू बी at time t1 particle is at a at time t2 particle is at b। यानी माना एक कण चित्रानुसार a से b तक अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। t1 समय पर यह है a पर और t2 समय पर यह है बिंदु b पर है। ठीक है, यानी ये वाला जो टाइम है यहाँ पर t1 और ये वाला टाइम यहाँ पर क्या है, t2 है। तो अब इसके आगे देखो क्या है, तो अपने यहां पर मान लेते हैं कि जो a का स्थिति सदिश है, मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ a है। ठीक है, ए का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये यहां पर ये वाला r1 है, और बी का जो पोजीशन वेक्टर है किसके रिस्पेक्ट, जो ओरिजिन है या मूल बिंदु है, ये ओ यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु, या इसको आप क्या बोल देते हो, ओरिजिन यहां पर बोल देते हो। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट या मूल बिंदु के रिस्पेक्ट यहां पर इसके स्थिति सदिश r1 r2 मान लिए। तो यहां पर अगर अपने ए बी वेक्टर यहां पर निकालना हो, देखो स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर और ओ बी है, यानी r1 और r2 है। तो अब अपने को अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी यहां पर पार्टिकल का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि उसका विस्थापन है ये वाला। ठीक है, तो विस्थापन निकालना है, तो मैंने यहाँ पर r2 माइनस r1 लिख दिया। अब ये कैसे लिख दिया, इसको डेल्टा r लिख दिया आगे। आप कहोगे कि सर आपने ऐसे क्यों लिख दिया, कई बच्चे सोचेंगे कि सर ने इनिशियल माइनस फाइनल लगा दिए यहाँ पर भी, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट, मतलब फाइनल में कितना डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल में कितना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है बच्चों, बात पता क्या है, यहाँ पर देखो मैं यहाँ साइड में आपको बता देता हूं कि अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल OAB की बात करूं, ट्राइंगल OAB है जो आपका, तो अगर इसमें मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं यहाँ पर वेक्टर एडिशन का, तो जो ट्राइंगल लॉ लगेगा वो इसमें इस प्रकार से लगेगा, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास OB वेक्टर बनेगा।
ठीक है, कि दो कंसेक्यूटिव वेक्टर्स हैं, यहाँ पर ओ ए वेक्टर है, जहां पर ये ए खत्म हो रहा है, इससे ही दूसरा वेक्टर ए बी वेक्टर जो है स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये वाला क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेक्टर के, तो ये अपोजिट वाला क्या होता है, रिजल्टेंट या परिणामी होता है। तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी प्लस ओ बी। तो अगर यहाँ से मैं ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालूं तो वो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आ जाएगी यहाँ पर, यानी क्या आ जाएगा आपके पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आपके पास आ जाएगा, जो ए बी वेक्टर की वैल्यू होगी। और यही ए बी वेक्टर यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यही है, जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन होती है उसके बिटवीन जो स्ट्रेट डिस्टेंस यानी सीधी दूरी होती है जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच, उसको ही अपने विस्थापन बोल देते हैं। तो ये यहाँ पर कण का क्या है, विस्थापन, और इसको डेल्टा आर से अपने शो कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर से इसको शो कर देते हैं। समझ आई इतनी बात? तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हेयर डेल्टा आर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ डेल्टा आर कण का विस्थापन कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आती है वो आती है कण का वेग। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूं मैं जो कण आपका कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी जब अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ चुका है तो यहाँ पर वेलोसिटी अपने आराम से निकाल सकते हैं जब अपने पास डिस्प्लेसमेंट है और टाइम भी है अपने पास। तो देखो मैं यहाँ पर देखो जो आपके पास टाइम है, यहाँ पर टाइम है, तो ए और बी पोजीशन में जो टाइम है, पहली इनिशियल टाइम t1 है और फाइनल टाइम t2 है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टाइम इंटरवल की बात करूं, टाइम इंटरवल यहाँ पर कितना है, यानी कि मैं समय अंतराल की बात करता हूं अगर यहाँ पर, तो आप कहोगे कि सर जो टाइम इंटरवल है यहाँ पर वो आपके पास डेल्टा टी से इसको शो करूंगा मैं, और ये है t2 माइनस t1। इसको इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन नंबर दे दो, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड दो, फर्स्ट इक्वेशन ऊपर वाली को दो, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर, ये फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास। ठीक है, तो अब देखो जो वेलोसिटी होती है या एक्सेलरेशन, आगे अपने एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले टाइप का अपने यहाँ पर निकालते हैं, पहले टाइप का है औसत वेग। औसत वेग, तो औसत वेग इसको अपने बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। तो जो औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी होती है, ये क्या होता है यहाँ पर कि दूरी या विस्थापन में परिवर्तन, या ऊपर आ जाएगा विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में टाइम डायरेक्ट। ठीक है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा, विस्थापन बटा में समय या समयांतराल। अगर आपके पास समय का अंतराल है तो समयांतराल लिख लो, यहाँ पर टाइम इंटरवल लिख लो, और अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो समय। ठीक है, कि मान लो आपके पास वैसे ही औसत चाल भी होती है, एवरेज स्पीड भी होती है। एवरेज वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है चाल जो होती है, और वेग क्या होता है, सदिश है, यहाँ पर अपने डायरेक्शन भी लेते हैं। तो वैसे अगर मैं आपको बताऊं, औसत वेग जो होता है कि मान लो 5 सेकंड में कोई गाड़ी है, वो क्या है 40 मीटर चली गई है, तो 40/5 अगर अपने डायरेक्ट करेंगे तो ये 8 मीटर पर सेकेंड इसका क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी, एवरेज सॉरी स्पीड आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये आ जाएगी। तो यही क्या है, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है, औसत वेग है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूं औसत वेग, तो इसको डेल्टा वी से शो करता हूं मैं। ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पर आ जाएगा R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और अपॉन में T2 माइनस T1, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा आर वेक्टर और अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी औसत वेग। इसके ऊपर भी अपने वेक्टर लगाएंगे, तो ये औसत वेग आ गया है आपके पास। ये कैसे निकालते हैं अपने, ये अगर अपने को इनिशियल और फाइनल पोजीशन दी हुई हो, इनिशियल और फाइनल टाइम दिया हुआ हो, तो अपने ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला है। अब देखो, अगर अपने यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि इफ, यदि डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी डेल्टा, इसका मतलब क्या है, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, यानी कि जो आपके पास डेल्टा टी है,
ठीक है, ये क्या है जो आपके इंटरवल है, मतलब डेल्टा टी जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। कि मान लो आपके पास जो T2 की वैल्यू है वो 5 सेकंड है, तो और T1 की वैल्यू है वो 4 सेकंड है, तो यहाँ पर तो डिफरेंस निकालेंगे 1 सेकंड का डिफरेंस आ गया। अब अगर अपने मान लो कि T2 की वैल्यू लें 5 सेकंड ले लें और T1 की वैल्यू यहाँ पर लें 4.99 सेकंड लें, तो जो यहाँ पर डेल्टा टी आ जाएगा वो आपके पास 0.01 सेकंड आएगा, जो कि बहुत ही छोटा टाइम है। और इस टाइम को अपने क्या बोल देते हैं, एक इंस्टेंट बोल देते हैं, मतलब कि एक फिक्स इंस्टेंट, वो पल जिसको अपने हिंदी में पल बोलते हैं, कि एक स्पेशल टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक टाइम इंटरवल नया रह के यहाँ पर क्या बन जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम बन जाता है, एक विशेष समय बन जाता है। कि आपको ऐसे होगा कि 4.9 और 5 सेकंड के बीच का एक बिल्कुल छोटा सा टाइम, पलक झपकने का टाइम जो होता है वो इंस्टेंट टाइम होता है। तो ये क्या है, अपने डेल्टा टी टेंस टू 0 यानी डेल्टा टी को बहुत स्मॉल ले ले यहाँ पर, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी यहाँ पर, जो आपके पास डेल्टा वी है इसको मैं लिख लूंगा वी, और यहाँ पर लिमिट लगा दूंगा मैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा आर वेक्टर और अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, और इसको जब अपने सॉल्व करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, तो ये डी आर वैक्टर अपॉन में डी टी बन जाता है, और इस वेग को अपने बोल देते हैं तात्क्षणिक वेग। क्या बोल देते हैं, तात्क्षणिक वेग। ये मैं सही करके लिख दूंगा, आप टेंशन मत लेना कि सर की राइटिंग ऐसी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे मेरी फोटो के पीछे आ गया होगा ये वाला, ऊपर कर देता हूं मैं इसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये आ जाती है। तो v वेक्टर यहाँ पर बच्चों क्या है, तात्क्षणिक वेग है। तो दूसरा मैं अगर यहाँ पर वेलोसिटी लिखूं तो यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग लगा देता हूं तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। अब कई बच्चों को ये चीज समझ नहीं आ रही होगी कि सर ये डेल्टा टी टेंस टू 0 ये क्या कुछ है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ वाले जो बच्चे हैं वो तो समझ गए होंगे इसको, बायो वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है यहाँ पर। मैथ वाले बच्चे तो क्या है, ये लिमिट वाली चीज जो डिफरेंशिएशन की बुक है, इनका डिफरेंशिएशन आता है उसमें करते हैं। तो ये यहाँ पर लिमिट का मतलब ये है कि जो आपने टाइम इंटरवल लिया हुआ है, जो आपने समय अंतराल लिया हुआ है वो बहुत ही छोटा है, 0 नहीं है लेकिन लगभग 0 के बराबर है। ठीक है, तो जब अपने ऐसे करके ये लिमिट लगा देते हैं यहाँ पर, ये सीमा होती है मैथ का। आप ऐसे कह सकते हो मैथ की, जैसे आप फॉर्मूला लगाते हो ना, साइन थीटा कोस थीटा, थीटा तो वैसे 60 डिग्री होता है, जैसे अगर यहाँ पर साइन लगा देते हो तो इसकी वैल्यू आपके पास √3/2 आ जाती है। तो ये साइन यहाँ पर इसको ऑपरेटर बोल देते हैं, ऑपरेटर बोल देते हैं मैथ की भाषा में। तो वैसे ही एक तरह का ऑपरेटर है ये, जब ये लग जाता है तो ये एवरेज वाली चीज को इंस्टेंटेनियस में बदल देता है, यानी डिफरेंशिएशन में ये चेंज कर देता है, अवकलन में चेंज कर देता है। समझ आई इतनी बात? तो मुझे उम्मीद आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी। अब अपने आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो अगर नहीं भी समझ आई तो आप और ज़्यादा इसको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ चुकी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूं अगर, तो वो तीसरे नंबर पर आ जाता है औसत त्वरण। ठीक है, औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर, कि अगर अपने प्रीवियस डायग्राम, जो ये ऐसे वाला डायग्राम बनाया था मैं यहाँ पर, पूरा वैसे का वैसा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन अब वैसे आपको बना के बता देता हूँ कि ये ए और बी पॉइंट थे यहाँ पर, और ये इनके पोजीशन वेक्टर थे, ये ए बी था। अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी पार्टिकल की v1 एज्यूम करता हूँ, ये v2 एज्यूम करता हूँ, तो डेल्टा v यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन जो वेलोसिटी होगा डेल्टा v वेक्टर यहाँ पर, वो आपके पास v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर हो जाएगा। और टाइम आपको पता है, ये यहाँ पर t1 था, यहाँ पर t2 टाइम था। तो टाइम इंटरवल, समय अंतराल जो यहाँ पर है,
हिंदी मीडियम वालों, ये आप जो मैं इंग्लिश में ये छोटी छोटी टर्म लिखता हूँ ना, इसको इंग्लिश में ही सीखो अब आप, ठीक है। तो T2 माइनस T1, तो जो औसत त्वरण एवरेज एक्सेलरेशन होगा इसको डेल्टा ए वेक्टर से अपने शो करेंगे, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी के इक्वल, यानी V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, और अपॉन में आ जाएगा T2 माइनस T1। और दूसरा अगर मैं बात करता हूं यहां पर तात्क्षणिक त्वरण की, तात्क्षणिक त्वरण की बात करूं अगर मैं यहां पर, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो वो क्या आ जाएगा। अब तात्क्षणिक त्वरण तो आप खुद निकाल सकते हो, अगर किसी बच्चे को समझ आ गया है पीछे वाला जो मैंने अभी करवाया है, तो वो बच्चा खुद निकाल सकता है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आपको कुछ नहीं करना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए इफ अगर अपने यहाँ पर मान ले डेल्टा टी टेंस टू 0 है, ठीक है, तो जो डेल्टा ए आई यहाँ पर ए बन जाएगा, इसको ए से शो करेंगे, और यहाँ पर लिमिट लग जाएगी डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, और इसको अपने जब सॉल्व करेंगे तो ये डी वी अपॉन में डी टी बन जाएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी आपको मिल जाएगा। कई बुक्स में इसको ए इंस्टेंटेनियस और इसको यहाँ पर एवरेज लिखा होता है, लेकिन डेल्टा का मतलब एवरेज ही होता है, ठीक है। तो आपको अगर या ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है ए एवरेज, ठीक है, तो ये भी एक इसका सिंबल है। तो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, जब भी आपको दो वेलोसिटीज दी हुई हो, फाइनल इनिशियल आपको दी हुई हो, तो और आपको फाइनल इनिशियल टाइम दिया हुआ हो, फिर तो आप क्या कर सकते हो, ये एवरेज वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन दी हुई हो, v वेक्टर इज इक्वल टू, इसको ऊपर कर देता हूं मैं थोड़ा, हाँ, अगर आपको ऐसी इक्वेशन दी है v वेक्टर इज इक्वल टू, आपके पास है यहाँ पर आपको इसने दे दिया वी स्क्वेयर प्लस 2v प्लस 5, इस तरीके से वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन निकालना है, सॉरी आपको टाइम की फॉर्म में दिया हुआ होगा, टाइम के रिस्पेक्ट इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, टी स्क्वेयर प्लस 5t प्लस इस प्रकार से दिया हुआ होगा, और आपको कहेगा कि इसका एक्सेलरेशन निकालो t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे और फिर क्या करोगे, उसमें t इज इक्वल टू 5 सेकंड पुट कर दोगे, ठीक है। इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं है खास, आपकी बुक में भी नहीं दिए हुए हैं, तो तभी मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और ना ही आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि ये आपके कोई ऐसे नहीं भी बहुत इतना बड़ा टॉपिक है जो आपके पेपर में डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब उसके बाद देखो आपके पास बच्चों नया टॉपिक आता है एक, ये टॉपिक इतना ही था, यहीं तक था ये वाला टॉपिक, और वो टॉपिक है जो आपका वो है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता है, कल मैंने आपको बताया भी था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने कल वाला रिवीजन किया हुआ होगा, जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब ये क्या चीज होती है, देखो बच्चों, वैसे तो इस जो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी तो अपने इस चैप्टर में आगे करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनकी इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इनकी इंट्रोडक्शन। तो क्या होता है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कल आपने पढ़ा था कि क्या था, कि अपने कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो कि अपने किसी पार्टिकल को देख रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट अपने उसकी मोशन की एक्सप्लेनेशन कर सके, व्याख्या कर सके। जैसे आप खड़े हो, आपके सामने ट्रेन जा रही है, तो आप वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम करते हो, समझ आई इतनी बात। ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। कोई भी ये वैसे अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है यहाँ पर, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम करता है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, आप खुद भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हो, निर्देश तंत्र आप खुद ही हो सकते हो, ठीक है। कोई वस्तु हो सकती है निर्देश तंत्र, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो इनर्शियल क्या होता है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यहाँ पर है, वैसे तो आपने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी हुई है, 11वीं क्लास में थी,
भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में न्यूटन के जो गति के नियम है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खासियत होती है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल जीरो हो, बाह्य बल जीरो हो, यानी एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या हो, F इज इक्वल टू जीरो हो, तो ये अपने को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल काम नहीं करता तो वह जिस पोजीशन में है वैसी ही रहती है। अगर वो मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, उसी वेग से जाती रहेगी, और अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी। ठीक है, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यही चीज होती है कि जो अगर किसी वस्तु पर या ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल जीरो हो तो क्या होगा, यहाँ पर F को अपने क्या लिखते हैं, एम ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं। मान लो ये एम क्या है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस पर आप बात कर रहे हो फोर्स की, उसका मास है, एम ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब एम तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि मास जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब बाह्य बल जीरो है तो एक्सेलरेशन भी उसमें क्या होगा, जीरो होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा उसमें, जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन को अपने अभी पढ़ा है dv अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो कह सकते हैं, बोल सकते हैं इसको। और आपको पता है कि किसी भी यहाँ पर क्वांटिटी है, जैसे v का डिफरेंशिएशन यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो जीरो किसका डिफरेंशिएशन होता है, जीरो किसका अवकलन होता है, अवकलन होता है कि जो चीज कांस्टेंट होती है, तो v वेक्टर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर उस पर लगने वाला बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है वैसा ही जाता रहेगा। अब जितने भी, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, देखो कि जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई कार है, ये कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, यहाँ पर तीन बंदे खड़े हैं ए बी और सी पॉइंट पे। ठीक है, तीन बंदे हैं, तो अगर इन तीनों को इस कार की स्पीड 60 दिखती है, मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखता, इसको भी 60 दिखती है, इसको भी 60 दिखती है, इसको भी 60 दिखती है। ठीक है, तो अब ये तीनों यहां पर क्या होंगे, तीनों पर्सन जो यहां पर होंगे इनको अपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। तीनों को इस कार का त्वरण यहां पर जीरो दिखाई देगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि इन दो को तो ये 60 की स्पीड से जाती लगती हो, लेकिन तीसरे को ये 50 की स्पीड से जाती हुई लगती हो, तो फिर यहां पर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसको क्या है, इसको तो स्लो दिख रही है, मतलब इसको एक्सेलरेशन दिख रहा है। वहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो उसको वेलोसिटी में चेंज दिख रहा है ना, एक्चुअल में तो 60 की स्पीड से जा रही है, लेकिन उसको 50 से दिख रही है तो स्लो दिख रही है उसको, मतलब उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने पर जो आपका क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या आता है, जीरो आता है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है, जीरो आता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको और याद रखनी है, तो वो क्या चीज है जो आप अभी समझ चुके हो क्या, कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस फ्रेम में न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम वैध होते हैं। प्रथम व द्वितीय नियम वैध होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन
आर वैलिड। अब आप कहोगे कि सर आपने थर्ड लॉ क्यों नहीं लिया, फर्स्ट और सेकंड ही क्यों लिए? क्योंकि देखो इसमें आप एक तो बल की बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है, एक एक्सेलरेशन की बात हो रही है, और फोर्स और एक्सेलरेशन अपने को जो न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ में मिलता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ अपने बोल देते हैं ना, तो वहीं से आया है। तो इसमें अपने न्यूटन की जो गति के नियम है, यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, वो लगा सकते हैं, वो वैलिड होते हैं। इसमें आप जो न्यूटन की इक्वेशंस हैं उनको यूज यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो मोशन होती है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होती है, यहाँ पर अत्वरित गति होती है, यानी यहाँ पर त्वरण जीरो होता है, अत्वरित गति यहाँ पर होती है। मैं इसको सारे को अरेंज करके आपको दोबारा दूंगा, ये वाले नोट्स ओनली यहाँ पर समझाने के पर्पज से मैं इसे लिख रहा हूँ। अत्वरित गति होती है, तो आपको याद रखना है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बाह्य बल जीरो होगा, ठीक है। और बाह्य बल जीरो होने पर त्वरण भी यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा यहाँ पर, ठीक है। त्वरण जीरो होगा, तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लॉ न्यूटन्स के लॉ हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर वैलिड होंगे। और तीसरा क्या है कि ये एक नॉन एक्सेलरेटेड यानी अत्वरित गति होगी। समझ आई बात? और एक्चुअल में देखो आप कहोगे कि सर कोई एग्जांपल बताओ, तो जो अपनी अर्थ है, अर्थ को वैसे तो अर्थ क्या है, अर्थ के लिए अपने जी की वैल्यू मान लो, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हैं, लेकिन अर्थ के रोटेशन के कारण ये जी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो वैसे तो एक्सेलरेशन जनरेट होता है लेकिन वो बहुत ही कम होता है, तो इस कारण अर्थ की जो मोशन है इसको अपने इनर्शियल मानते हैं। भी अर्थ के रिस्पेक्ट किसी भी चीज की मोशन का आपने को स्टडी करनी हो तो अर्थ को अपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। 100% नहीं है, 99% है, ठीक है ना। तो बाकी आपको अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे इन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसकी डिटेल फुल आएगी, इनके एग्जांपल्स भी आएंगे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के, और इनके फॉर्मूले भी अपने निकालेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, एक बार इनकी इंट्रोडक्शन समझ लो आप, ठीक है। इंट्रोडक्शन थोड़ी सी आपको समझ आनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि इसको बोलेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो इसमें जो पिछला आपने पढ़ा था बिल्कुल उससे अपोजिट चीजें होंगी, यहाँ पर उससे अपोजिट चीजें होंगी। कैसे? सबसे पहले इसमें अगर F इज इक्वल टू जीरो है, F इज इक्वल टू जीरो है, किसी ऑब्जेक्ट पर नेट बल नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। आप कहोगे कि सर ये कैसे हो गया? अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, एक बार इसको याद रख लो। तीन चीजें जो हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ है जो यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड लॉ न्यूटन की मोशन के, वो नॉट वैलिड होंगे, यहाँ पर वैलिड नहीं रहेंगे। तो आप कहोगे कि सर आपने तो न्यूटन के नियम को ही यानी वैलिड नहीं किया। और ये एक्सेलरेटेड मोशन होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगी, ठीक है। और एक्सेलरेटेड मोशन होगी तो यहां पर एक्चुअल में देखो ये चीज यहां पर एक्चुअल में आप ऐसे कह सकते हो कि बिल्कुल रियल में एक्सेलरेटेड जो मोशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो अपने को फील होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन लगता है, अगर फोर्स जीरो है फिर भी एक्सेलरेशन अपने को लगता है, तो ये लगता एक्चुअल में नहीं लगता, इसका आभास होता है अपने को, यानी ये एक्सेलरेशन अपने को फील होता है, ठीक है। इसको फील करते हैं अपने, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन फील होता है उसके कारण अपने पर एक आभासी बल लगता है, आभासी या छदम बल यहां पर एक काम करता है। अभी आपको बताता हूं सब चीजें एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। इसको अपारेंट, अपारेंट या स्यूडो फोर्सेस बोलते हैं, स्यूडो फोर्स, ठीक है। अपारेंट या स्यूडो फोर्स, स्यूडो नहीं बोलना है इसको, पी साइलेंट रहेगा, स्यूडो फोर्स बोलते हैं। यानी कि यहां पर जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है, कोई एक्सेलरेशन मान लो ए डैश है यहां पर, तो उसके कारण यहां पर एफ डैश इज इक्वल टू एम ए डैश, ये यहां पर अपने को फोर्स लगता हुआ दिखेगा, ऐसा अपने को प्रतीत होगा, अपने को फील होगा ये चीज, ठीक है। रियल में वैसे नहीं होता लेकिन फील होती है ये चीज। अब कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं,
ठीक है, यहाँ से आपको आज लग रहा होगा कि सर कम समझ में आ रहा है, बीएससी की फिजिक्स हार्ड है, ठीक है ना, कई बच्चे यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, जितना समझ आता है एक बार उतना समझ लो आप, फिर उसके बाद अपने क्या है नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये सारा इसी पर ही बेस्ड है। देखो मान लो ये आपके पास एक लिफ्ट है, यही आपको ज्यादा एग्जाम्पल मिलता होगा और ये बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है, तभी सारे यही एग्जाम्पल यूज करते हैं। ये लिफ्ट है और यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, लिफ्ट में। तो अब ये वाला पर्सन है, इसका देखो एम जी यहाँ पर नीचे की तरफ वर्क करेगा और यहाँ पर एक आर जो फोर्स होगा वो वर्क करेगा, और ये लिफ्ट अब रुकी हुई है, यानी एक्सेलरेशन इसका 0 है, रुकी है तो वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, यहाँ पर स्टेबल है, ये रुकी हुई है। तो इस पोजीशन में अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ पर जो इस पर नेट फोर्स है वो R माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एम ए आर माइनस एम जी, ये वाली इक्वेशन आप 11वीं क्लास में सीखी होगी आपने, तो R इज इक्वल टू एम जी होगा इस टाइम पे, यानी जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इस पे 0 होगा, जितना एम जी नीचे लग रहा है उतना ही है, ये वाली लिफ्ट है इस पर क्या करेगी, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, आर फोर्स, जिसको अपने रिएक्शन फोर्स बोल देते हैं, ठीक है, रिएक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा होगा आपने। अब एक अगर मान लो यही लिफ्ट आपकी ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, और यही बिल्कुल सेम पर्सन यहां पर रुका हुआ है इस लिफ्ट के अंदर, तो आर तो ऊपर की ओर लगेगा, एम जी नीचे की ओर लगेगा, लेकिन अब इस एक्सेलरेशन के कारण ऊपर की ओर एक और फोर्स लगेगा एम ए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर अब बात करता हूं इसकी इक्वेशन बनाने की, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये कैपिटल एम ही है क्योंकि वही सेम फोर्स है, तो एम ए, तो आर इज इक्वल टू यहां पर एम जी प्लस एम ए यहां पर काम करता है, ठीक है, लेकिन यहां पर आर इज इक्वल टू एम जी था जब ए इज इक्वल टू 0 था, तो ये वाली कंडीशन तो होगी आपकी इनर्शियल वाली, क्या होगी, इनर्शियल वाली, और ये वाली क्या होगी यहां पर कंडीशन आपकी नॉन इनर्शियल वाली, ठीक है, कि जब यहां पर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है तो नेट फोर्स 0 है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है यहां पर, लेकिन यहां पर उस पर नेट फोर्स तो अब भी 0 है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर बात करता हूं नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन अब लिफ्ट के कारण एक फोर्स ऊपर की ओर लगना स्टार्ट हो गया, तो जो यहां पर ये वाला फोर्स है एम ए, ठीक है, एम ए यहां पर ये क्या है, स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स जो लिफ्ट के कारण उस पर एक्स्ट्रा लगने लग गया है, इसको आभासी या छद्म बल अपने बोलेंगे, ठीक है, और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर जब गाड़ी मुड़ती है, किसी मोड़ पर मुड़ती है, तो अपने को बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, अपरेंट फोर्स, वो भी स्यूडो फोर्स होता है, और उस टाइम भी जो मोशन होती है वो अपनी क्या होती है यहाँ पर अपने बोल सकते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर होता है बच्चों, समझ आई इतनी बात। तो ये अपना क्या था, अपना आज का टॉपिक था, एक बार अपने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके बारे में इंट्रोडक्शन थी ये वाली। देखो बच्चों घबराना बिल्कुल नहीं है, जितना आपको समझ आया उतना समझो, जितना आपको मैंने बताया उतना पढ़ो, आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की, ठीक है, इसको समझ लो बस। आप इसमें डिफरेंस देख लो भी, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या डिफरेंस है, बाकी अपने और डिटेल में आगे अर्थ के रोटेशन के कारण भी फोर्स आएगा, सारे फोर्स आएंगे कि अर्थ के रोटेशन के कारण कितना फोर्स अपने को फील होता है, तो सारी यानी कैलकुलेशन आएगी। अब बीएससी में जो चीज़ वैसे आप 12वीं क्लास में अपने कह देते थे ना, जो चीज़ सोचते थे वो अपने को एक्चुअल में नहीं मिलती थी, लेकिन बीएससी में जो आप चीज़ सोचोगे वो अपने को एक्चुअल में यानी मैथमेटिकल उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी अपने को, ठीक है, ये फर्क है बीएससी में थोड़ा, कि वहां पर मैं ऐसा आपको टीचर ऐसे कह देते थे कि कोई बात नहीं ये होता है ऐसे, वैसे आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, तो ये बड़ी क्लास ही अब, ठीक है, यहाँ पर आप सारी चीजें पढ़ोगे। तो ये स्यूडो फोर्स या अपरेंट फोर्स, आभासी या छद्म बल है, ये आगे डिटेल में आएगा, आपके कई एग्जाम्पल हैं इसके, सारे एग्जाम्पल को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो एक बार आप इतना करो, और मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आगे शेयर जरूर करना। कल वाली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया है, आज वाली को भी आप फुल प्यार देना वीडियो को। तो आज के लिए बच्चों इतने, आज की क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।